कभी आपने सोचा है कि प्रकृति एक ही समय में मतलब कितनी अलग अलग हो सकती है? जैसे बादल के बादल जी वो एक तरफ तो तपती जमीन पर राहत बनकर बरसते हैं, जी बिल्कुल, जीवन देते हैं, हाँ, जान डाल देते हैं सब में। और फिर वही बादल जब गरजते हैं, बिजली कड़काते हैं, तो एक डर सा भी लगता है। सही बात है। मतलब एक ही चीज में सुकून भी है और एक तरह की बेचैनी भी। आज हम इसी दोहरेपन की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारे साथ है हिंदी के एक बहुत बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनकी 2 छोटी छोटी कविताएं हैं हमारे पास, उत्साह और अट नहीं रही है। और ये एक टेक्स्ट बुक से ली गई हैं जिसमें इन कविताओं के पीछे छिपे मतलब को समझाया गया है। और हमारा मकसद आज यही है कि इन मतलबों की परतों को खोला जाए। ये देखने की कोशिश करेंगे कि निराला जी ने बादलों की गरज और वसंत की महक का इस्तेमाल इंसानी जज्बातों और समाज से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए कैसे किया। एक कविता में जैसे बगावत की चिंगारी है, तो दूसरी में बसंत के नशे में डूबा हुआ मन। 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। तो चलिए पहली दुनिया से शुरू करते हैं। कविता का नाम है उत्साह जी। इसे एक आह्वान गीत कहा गया है, मतलब एक तरह की पुकार। और ये पुकार है बादलों के लिए। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि कविता शुरू होती है बादल गरजो। वो ये नहीं कह रहे कि बादल बरसो, सही है, वो गरजने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें वो नरमी नहीं है, एक ताकत है। ऐसा क्यों है? यही वो सवाल है जहां से ये कविता खुलनी शुरू होती है। देखिए, बादल के यहाँ 2 काम हैं। अच्छा। पहला काम तो वही है जो हम सब जानते हैं, गर्मी से परेशान बेचैन लोगों को राहत देना। हाँ। कविता में लाइनें हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। विकल और उन्मन मतलब लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक रूप से भी परेशान थे। बिल्कुल। तो बादल यहाँ एक उम्मीद की तरह है जो आकर सबको ठंडा कर देगा। गरजने पे इतना जोर क्यों? क्योंकि कवि सिर्फ मौसम का हाल नहीं बदलना चाहते। अच्छा। वो समाज का हाल बदलना चाहते हैं। गरजना यहाँ क्रांति का एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। क्रांति का। हाँ। निराला जी का मानना था कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज में जो कुछ गलत है, जो सड़ चुका है, उसके खिलाफ एक चेतना जगाना है। और चेतना जगाने के लिए एक जोरदार आवाज चाहिए। बिल्कुल, फुहार नहीं, गरज चाहिए। अच्छा, तो ये गरजना असल में सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश है। जी। और ये बात शायद अगली लाइन में और भी साफ हो जाती है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। मतलब बादल के अंदर वज्र यानी बिजली छिपी है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली इमेज है। बिल्कुल, वज्र यानी बिजली, वो विनाश की ताकत है, पुरानी दमनकारी व्यवस्था को तोड़ने की ताकत। निराला कह रहे हैं कि पहले इस वज्र से पुरानी चीजों को तोड़ो और फिर जो खाली जगह बनेगी उसमें नूतन कविता यानी एक नया विचार, एक नया समाज जीवन भर दो। तो बादल यहाँ सिर्फ बादल नहीं है, वो एक कवि है। हाँ, वो एक कवि है, एक क्रांतिकारी है जो पहले विध्वंस करता है और फिर सृजन। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, क्रांति, वज्र, विध्वंस जी, और दूसरी तरफ वो लिखते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ वो गरजते हुए बादलों की तुलना एक बच्चे के घुंघराले बालों से कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? एक तरफ इतनी कठोरता और दूसरी तरफ इतनी कोमलता। और मेरे हिसाब से यही निराला का जादू है। वो हमें ये बता रहे हैं कि क्रांति का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ और गुस्सा नहीं होता। अच्छा। जिस नई दुनिया का सपना कोई क्रांतिकारी देखता है, वो सपना एक बच्चे की कल्पना जितना ही सुंदर और मासूम होता है। वाह। तो क्रांति की ताकत के पीछे जो प्रेरणा है वो असल में सुंदरता और कोमलता की ही प्रेरणा है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो एक बच्चे की हंसी जितनी प्यारी हो। तो ताकत और कोमलता अलग अलग नहीं है? नहीं, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वाह। मतलब जिस गुस्से से आप कुछ तोड़ना चाहते हैं, वो गुस्सा असल में किसी खूबसूरत चीज को बनाने की चाहत से ही पैदा होता है। जी। ये तो कमाल का नजरिया है। जी। तो उत्साह कविता सिर्फ बादलों पर एक कविता नहीं है। नहीं, ये बदलाव का एक पूरा दर्शन है। एकदम। ये कविता बताती है कि कैसे प्रकृति की कोई चीज हमारे अंदर की सबसे गहरी सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं का प्रतीक बन सकती है। ये सिर्फ मौसम का गीत नहीं है, ये एक नए युग को बुलाने का गीत है। तो उत्साह की इस गरज, बिजली और क्रांति की दुनिया से अब एक बिल्कुल अलग माहौल में चलते हैं। हाँ।
ये थोड़ा चौंकाने वाला बदलाव है, क्योंकि दूसरी कविता अट नहीं रही है में ऐसा लगता है जैसे हम किसी तूफान से निकलकर सीधे एक खिले हुए महकते हुए बाग में आ गए। हाँ बिल्कुल, ये कविता फागुन के महीने के बारे में है, यानी वसंत, और इसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही। हाँ, समा नहीं रही है। तो सवाल उठता है, क्या है जो समा नहीं रहा? जवाब है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी फागुन की सुंदरता, उसकी चमक, वो इतनी ज्यादा है, इतनी भरपूर है कि वो प्रकृति में या इंसान के शरीर में समा ही नहीं पा रही। वो बाहर छलक रही है। जी, वो छलक रही है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ फागुन को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो कोई इंसान हो। हाँ, एक जीवित सत्ता की तरह जो सांस ले रहा है, और उसकी सांस में इतनी खुशबू है कि हर घर भर जाता है। वो सिर्फ बता नहीं रहे कि वसंत सुंदर है, वो हमें उस सुंदरता को महसूस करवा रहे हैं। ये हमारे मन पर भी असर करती है। कैसे? अगली लाइन है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर कर देना कितना सुंदर प्रयोग है। मतलब पंख लगा देते हो। हाँ, वसंत का मौसम मन में इतनी खुशी, इतनी उमंग भर देता है कि लगता है जैसे हम हल्के हो गए हैं, जैसे हमारे पंख निकल आए और हम आसमान में उड़ सकते हैं। यहाँ आकर प्रकृति और इंसान का मन एक हो जाता है। बिल्कुल। और फिर वो रंगों की एक तस्वीर खींचते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जी, हम इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं। पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ गई हैं, कुछ हरी कुछ लाल। हाँ, नई कोंपड़ों वाली। और फिर वो कहते हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने अपने गले में धीमी धीमी खुशबू वाले फूलों की माला पहन रखी हो। क्या बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुंदरता सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कविता की आखिरी लाइनें इस एहसास को पकड़ती हैं, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। हाँ, ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना। बिल्कुल। जब कोई चीज, कोई सूर्यास्त, कोई पेंटिंग या किसी का चेहरा इतना सुंदर लगता है कि आप चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाते। आप बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहते हैं। निराला ने उस एक पल को शब्दों में कैद कर लिया है। हाँ, ये कविता पढ़ते हुए लगता ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, लगता है जैसे हम खुद उस बगीचे में खड़े हैं। सही है। ये कविता दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करती है। उत्साह जहाँ हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है, वहीं अट नहीं रही है, बस हमें उस सुंदरता में डूब जाने को कहती है। बिल्कुल। एक कविता चेतना की है, दूसरी आत्मा की। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ उत्साह है, एक तरह का युद्ध गीत जिसमें समाज को बदलने का जोश है। दूसरी तरफ अट नहीं रही है, जो सुंदरता के लिए एक प्रेम गीत है, जो कहती है दुनिया जैसी है बहुत खूबसूरत है। जी। क्या निराला जी के अंदर दो अलग अलग इंसान रहते थे, या इन दोनों बिल्कुल विपरीत लगने वाली कविताओं के बीच कोई गहरा रिश्ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब दिखाता है कि निराला जिंदगी को टुकड़ों में नहीं देखते थे। अच्छा। वो जिंदगी को उसकी पूरी तस्वीर में देखते थे। एक तरफ वो समाज की नाइंसाफी, गरीबी और शोषण को देखकर बेचैन हो जाते थे। उस बेचैनी से उत्साह जैसी कविता निकलती है, जो सब कुछ बदल देना चाहती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो उसी दुनिया में मौजूद बेशर्त सुंदरता को भी उतनी ही शिद्दत से महसूस कर सकते थे। एक फूल का खिलना या वसंत की हवा का चलना उन्हें उतने ही गहरे स्तर पर छूता था। अट नहीं रही है, उसी एहसास का नतीजा है। जी। तो फिर ये विरोधाभास नहीं है? ये एक ही दिल की दो धड़कनें हैं। सोचिए, किसी इंसान को समाज में फैली बदसूरती और अन्याय से सबसे ज्यादा गुस्सा कब आएगा? तब जब उसे पता हो कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा। जो इंसान अट नहीं रही है कि सुंदरता को महसूस कर सकता है, वही तो उत्साह की क्रांति की जरूरत को भी सबसे ज्यादा समझेगा। तो एक तरह से सुंदरता के लिए उनका प्यार ही अन्याय के खिलाफ उनके गुस्से को ताकत देता है। बिल्कुल। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब दुनिया को बदलने का जुनून और दुनिया की सुंदरता में डूब जाने की चाहत, ये दोनों एक ही जगह से आते हैं। हाँ, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। और दोनों ही कविताओं में एक बात कॉमन है, प्रकृति। निराला जी के लिए प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे और मौसम नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को समझने का एक आईना है। उत्साह में बादल एक क्रांतिकारी बन जाता है, और अट नहीं रही है में फागुन का महीना एक जिंदा दिल इंसान जो सांस लेता है और हमें उड़ने के लिए पंख देता है। वो साधारण चीजों में असाधारण मतलब ढूंढ लेते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
हमने बादलों के दोहरे स्वभाव से बात शुरू की थी और निराला जी के जरिए क्रांति और सुंदरता के रिश्ते तक पहुंच गए। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति हमसे अलग कोई चीज नहीं है। हमारे अंदर का तूफान और बाहर का तूफान वो जुड़ा हुआ है। सही है। हमारे अंदर की खुशी और बाहर खिले फूल भी आपस में जुड़े हुए हैं। सही कहा। मुख्य बात यह है कि एक कवि की नजर हमें क्या सिखाती है। वो हमें रोजमर्रा की चीजों को, बादल, हवा, मौसम को एक नए ढंग से देखना सिखाती है। वही बादल जो एक किसान के लिए सिर्फ पानी है, वो निराला के लिए एक नया समाज बनाने वाला कवि बन जाता है। और वही वसंत जो हर साल आता है, उनकी कविता में इतना जीवंत हो जाता है कि उसकी सुंदरता दुनिया में समा नहीं पाती। वो हमें चुनौती भी देते हैं और सुकून भी। और शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। उत्साह की ऊर्जा भी चाहिए ताकि हम जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो सकें, और अटनी रहिएगा ठहराव और आनंद भी चाहिए ताकि हम जिंदगी के सुंदर पलों को जी सकें। निराला का साहित्य इन दोनों सिरों को एक साथ थामता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उत्साह कविता में निराला बादल को कवि, नवजीवन वाले कहकर बुलाते हैं। जी। वो बादल को एक कवि मान रहे हैं जो नया जीवन देता है। जरा सोचिए, प्रकृति की किसी ताकत को, चाहे वो तूफान हो, बारिश हो या वसंत की धूप, एक कवि मानने का क्या मतलब हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। अगर एक तूफान कोई कविता लिख रहा है तो वो कविता कैसी होगी? और क्या हम अपने आसपास की दुनिया में, चाहे वो एक जोरदार आंधी हो या एक शांत सुबह, नई कविता या नए जीवन की कोई प्रेरणा ढूंढ सकते हैं?